हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। ओके, तो हमने इसका 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 6th पार्ट यानी कि भाग 6। तो चलिए हम लोग इसे भी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा वनस्पति जगत का, तो उसमें हम इस चैप्टर का, इस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली रहेगा फियोफाइसी, ओके, यानी ब्राउन एल्गी। तो आज हम उसका परिचय देखेंगे, ठीक है, उसके आकार की विशेषताएं देखेंगे, उसके रंग व वर्णक देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके भंडारण पदार्थ व रासायनिक संगठन की बात करेंगे, संघटन। ठीक है, उसके बाद हम जनन के प्रकार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है परिचय, इंट्रोडक्शन टू फियोफाइसी। ओके, सामान्य परिचय। फियोफाइसी को सामान्यतः भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी कहा जाता है। अधिकांश सदस्य समुद्री मेराइन होते हैं। ओके, तटीय क्षेत्रों से लेकर गहरे समुद्र तक फैले हुए। आकार में अत्यधिक विविधता, ठीक है, सरल तंतुमय रूप होता है, एक्टोकार्पस, ठीक है, वहाँ मतलब कि बिल्कुल सिंपल तंतुमय से लेकर विशालकाय केल्प तक होता है। कुछ केल्प की लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है, जैसे कि मैक्रोसिस्टीज। ये शैवाल जो होते हैं ना, वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में आते हैं। ओके, यहाँ पर अब आप समझ लीजिए, ये जो हम परिचय देख रहे हैं फायोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी, ठीक है, तो ये भूरे शैवाल हैं। यानी कि फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी समुद्र के हरे भूरे जंगल कहलाते हैं। ओके, इनका नाम भूरा शैवाल इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें विशेष रंग द्रव्य फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, जो कि इन्हें हरे की बजाय भूरे रंग की छटा देता है। ठीक है, ये लगभग पूरी तरह समुद्री होते हैं, ठीक है, यानी मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र के तटों, चट्टानों और गहराइयों तक फैले रहते हैं। फिर यदि हम इनकी अगर हम इनके आकार की बात करें तो इनका आकार जो होता है वो बहुत विविध होता है। बहुत जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तंतुमय यानी फिलामेंटस रूप में, जैसे कि हो जाता है एक्टोकार्पस, तो कुछ अत्यंत विशाल होता है जैसे मैक्रोसिस्टिस, जिनकी लंबाई 100 मीटर तक पहुंच सकती है। ठीक है, केल्प्स से बोलते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए एक ऐसा समुद्री पौधा जो एक ऊंची इमारत जितना बड़ा हो सकता है, बिल्कुल वैसा। इसलिए कहा जाता है कि फियोफाइसी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य उत्पादक है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो वहाँ की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला की नींव बनाते हैं। चलिए ओके, आगे देखते हैं। आवास व कहाँ गया, हाँ, आवास व वितरण यानी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लगभग सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। अल्बणीय जल में बहुत कम, अधिकतर शीतल या ठंडे समुद्री क्षेत्रों में पनपते हैं। ये सामान्यतः तटों की चट्टानों, शैवाल चटाइयों और समुद्री तल से जुड़े रहते हैं। इनके शरीर में ऐसा संलग्न है, ठीक है, होल्ड फास्ट जिसे बोलते हैं, वो होता है जो इन्हें चट्टानों से जोड़ता है। कुछ प्रजातियां समुद्र की गहराई में तैरती हुई भी मिलती हैं, जैसे कि हो जाता है सर्गैशन। यहाँ पे समझिए, ये जो हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि अल्बणीय जल यानी फ्रेश वाटर में इनके बहुत ही कम सदस्य मिलते हैं। अधिकतर हम पाएंगे ठंडे और शीतल समुद्री क्षेत्रों में ये प्रचुर मात्रा में पनपते हैं, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक या आर्कटिक समुद्रों में। ओके, इनके शरीर में संलग्न होता है, ठीक है, संलग्न, तो जिसे होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो वो क्या करता है ना, इन्हें चट्टानों या समुद्री तलों से मजबूती से जोड़ देता है ताकि ये तेज लहरों में बह न जाए। तो कुछ प्रजातियां जैसे कि हो गया सर्गैशम, स्वतंत्र रूप से तैरती भी हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के ऊपर पौधों की एक विशाल चटाई बह रही हो। ठीक है, आगे आता है, आगे है आकार की विशेषताएं के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। चलिए, सबसे पहला आता है शरीर की बनावट यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है। देखिए, फियोफाइसी के पौधे सामान्यतः बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर और थैलॉइड होते हैं। शरीर में विभाजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। होल्ड फर्स्ट होता है, स्टाइप होता है, फ्रंट होता है यानी ब्लेड जिसे बोलते हैं। होल्ड फर्स्ट आधार से जुड़ा भाग होता है, स्टाइप से डंठल बोलते हैं, तने जैसा भाग होता है। फ्रंट या फिर हम ब्लेड बोलेंगे, पत्ती सदृश भाग है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण करने वाला भाग होता है। शरीर में उत्तक जैसा विभेदन देखा जाता है। ये आकार बहुत छोटे तंतुमय से लेकर बड़े पत्तीदार रूप तक पाए जाते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो फियोफाइसी है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, फियोफाइसी के पौधे बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर और थैलॉइड होते हैं। देखिए, इनमें एक बहुत ही सुंदर विभाजन देखा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे का जो भाग होता है ना, वो होल्ड फास्ट कहलाता है, जो कि इन्हें आधार से जोड़ता है। फिर यदि हम बीच का भाग का बात करें, ठीक है, स्टाइप जिसे बोलते हैं, ये होता है ये तनी जैसा भाग। फिर हम बात करें ऊपर का भाग, ठीक है, फ्रॉन या फिर ब्लेड, जो पत्ती जैसा होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए, कुछ तो यह विभेदन इतना स्पष्ट होता है कि देखने पर यह किसी जलीय पौधे जैसा लगता है। इनमें हल्का उत्तक सदृश संगठन होता है, जिससे कि ये अन्य शैवालों से अधिक जटिल प्रतीत होते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं।
कोशिका संरचना। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। भित्ति के बाहर एल्जिन की जिलेटिनी परत, ठीक है, जिलेटिनस लेयर होता है। यह परत कोशिका को लचीला, नम और संरक्षित बनाए रखती है। प्रोटोप्लास्ट में केंद्र में एक बड़ा रसधानी यानी वैक्यूल और स्पष्ट केंद्रक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और जैंथोफिल पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये क्लोरोफाइसी के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी था, ओके, बट इसमें क्या है, ए और सी। तो यही आपको याद भी रखना है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोशिका संरचना की। देखिए इनकी कोशिका जो होती है ना, वो इनकी कोशिका भित्ति दोहरी परत से बनी होती है। भीतरी परत सेलुलोज की ओर, ठीक है, और बाहरी परत एल्जिन की जिलेटिनी परत होती है, जिलेटिनस परत होती है, ठीक है। यह एल्जिन कोशिकाओं को सुरक्षा, लचीलापन और नमी बनाए रखने की क्षमता देता है। देखिए इसी वजह से ये समुद्र के खारे जल में भी जीवित रह पाते हैं, ठीक है। अंदर जैसे अंदर में होता है ना, अंदर एक बड़ा वैक्यूल और स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए और सी होता है, और साथ ही कैरोटेनॉइड और जैंथोफिल भी होता है। जैंथोफिल होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैंथोफिल में आ जाता है फिकोजैंथिन, ओके। तो इसी के कारण यही होता है, जो ब्राउन रंग होता है, ब्राउन कलर होता है, भूरे रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। आगे आते हैं। हाँ, रंग व वर्णक, पिगमेंटेशन, कलरेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है वर्णक के प्रकार, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। प्रमुख रंग द्रव्य है क्लोरोफिल ए और सी, हरी छटा होती है। कैरोटेनॉइड, पीले नारंगी रंग, ठीक है। जैंथोफिल, विशेषकर फिकोजैंथिन, इन सभी के संयोजन से रंग चैतुनी हरे से गहरे भूरे तक विविध होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलरली समझा दिया है आपको कि इनमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटेनॉइड और एक विशेष जैंथोफिल यानी फिकोजैंथिन पाया जाता है। यही जो फिकोजैंथिन होता है ना, वो शैवाल को भूरे या जैतूनी रंग का बनाता है। इन रंग द्रव्यों के संयोजन से रंग हल्के हरे से लेकर गहरे भूरे या लगभग काले तक हो सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, क्लोरोफिल ए और सी होता है, इसके कारण थोड़ा ग्रीन दिखता है, ठीक है, हरी छटा लाती है। कैरोटेनॉइड पीले नारंगी रंग का होता है, ओके। और जैंथोफिल के कारण क्या होता है, वो विशेषकर जैंथोफिल में आ जाता है फिकोजैंथिन। तो मेन यही कारण है, ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसके कारण से ब्राउन दिखता है, और इसका कलर भी डाइवर्स होता है, ओके। ये जैतूनी हरे से लेकर गहरे भूरे तक, यहाँ तक कि गहरे होते होते भूरे का वो काला भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा। तो इस प्रकार से पिगमेंट्स पाया जाता है। आगे आते हैं रंग में परिवर्तन के कारण, कॉजेज ऑफ कलर वेरिएशन क्या है। रंग की तीव्रता फिकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करती है। गहरे समुद्री शैवालों में यह वर्णक अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि उनका रंग गहरा भूरा या भूरा काला दिखता है। सतही शैवालों में हरा या जैतूनी रंग पाया जाता है। यह विविधता प्रकाश की गहराई और तरंग दैर्घ्य से भी प्रभावित होती है। यहाँ पे देखिए आखिर क्या है कॉजेज ऑफ कलर वेरिएशन, रंग में परिवर्तन के कारण क्या क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं किस तरह से रंग बदल रहा है, तो आखिर ये बदल क्यों रहा है, हमें यह भी जानना है, ठीक है। तो जैसे रंग का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि ये शैवाल समुद्र की किस गहराई पर रहते हैं, ठीक है। सतही जल में रहने वाले शैवालों में हरे रंग की मात्रा अधिक होती है, जबकि गहराई में जो रहते हैं, गहराई में रहने वालों में फिकोजैंथिन अधिक होता है, तो जिससे उनका रंग गहरा भूरा दिखता है, ठीक है। जो बिल्कुल सतह पर रह रहे हैं तो उनका तो उतना नहीं, उनका थोड़ा ग्रीन दिखेगा, लेकिन जो बहुत गहराई में रह रहे हैं तो उनमें फिकोजैंथिन बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से उनका रंग गहरा भूरा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हम बोल सकते हैं कि रंग द्रव्यों का संतुलन प्रकाश की तीव्रता और गहराई से प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भंडारण पदार्थ व रासायनिक संघटन यानी कि स्टोर्ड फूड एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। भंडारण पदार्थ यानी स्टोर्ड फूड, भोजन मुख्यतः जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है, ठीक है। प्रमुख भंडारण पदार्थ में आ जाता है लैमिनरीन और मैनिटॉल। कुछ प्रजातियों में तेल बूंदे यानी ऑयल ड्रॉप्स भी सहायक ऊर्जा स्रोत है। ये पदार्थ ऊर्जा संचय के साथ साथ उत्प्लावन यानी ब्योंसी, ठीक है, बायोंसी जो होता है उसमें भी मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोर्ड फूड की हम बात करें, स्टोर्ड फूड में यानी कि देखिए भूरे शैवाल जो होते हैं अपने भोजन को लैमिनरीन और मैनिटॉल के रूप में संचित करते हैं। ये पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है, फियोफाइसी के लिए। और कुछ प्रजातियों में अतिरिक्त तेल बूंदे यानी ऑयल ड्रॉप्स भी पाई जाती है, जो कि इन्हें तैरने में सहायता करती है, इससे कि ये जल में हल्के बने रहते हैं, ऊपर की ओर प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑयल ड्रॉप्स भी इनमें होता है। अब आता है रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है। कोशिका भित्ति में उपस्थित एल्जिन यानी एल्जिनिक एसिड एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है। एल्जिन कोशिकाओं को नमी बनाए रखने और समुद्री लवण से सुरक्षा देता है। यह शैवालों की सतह को चिपचिपा और लचीला बनाता है। एल्जिन का उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हुई है, किस तरह से मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला एल्जिन,
ठीक है, यानी कि एल्जिनिक एसिड एक अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। ये क्या करता है, ये कोशिका को नम बनाए रखता है, मॉइस्ट बनाए रखता है, और यही पदार्थ आज औषधि, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स में और खाद्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्जिन की चिपचिपी प्रकृति इसी एक प्राकृतिक जेल बनाने वाला पदार्थ भी बनाती है। ठीक है, आगे आते हैं जनन के प्रकार यानी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पीओफाइसी में क्या होता है, कायिक और अलैंगिक जनन यानी वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में विखंडन फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। ओके, ठीक है, कायिक जनन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है, टूटे हुए भाग से नया पौधा विकसित होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो जूओस्पोर द्वारा होता है। देखिए, जूओस्पोर जो होता है ना, नाशपाती यानी पायरिफॉर्म आकार के होते हैं, दो असमान फ्लैजेला होते हैं पार्श्व रूप से जुड़े हुए। ये जूओस्पोरेंजिया में बनते हैं और जल में तैरते हैं। ओके, देखिए, यदि हम बात करेंगे कायिक और अलैंगिक जनन की, तो कायिक जनन जो होता है ना वो सरलता से विखंडन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। यानी कि ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, विखंडन जो भी इसमें हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं हम, अलैंगिक जनन, ठीक है, कायिक जनन, तो फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। कायिक जनन की बात करें तो यानी कि पौधे का कोई भाग टूट जाए तो वह नया पौधा बना सकता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में जूओस्पोर बनते हैं जो चलायमान होते हैं। ये नाशपाती के आकार के होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं। ओके, और इनमें दो असमान फ्लैजेला होते हैं जो पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। जूओस्पोर जो होते हैं ना, जूओस्पोरेंजिया के भीतर बनते हैं और जल में तैरकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ओके, अब आगे आता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में विविधता समयुग्मकी ऐसोगैमी, असमयुग्मकी अनैसोगैमी या विषम युग्मकी ऊगैमी। समयुग्मकी में क्या होता है कि समान आकार के युग्मक होते हैं, एक्टोकार्पस एग्जाम्पल है इसका। फिर एनेसोगैमी की बात करें तो असमान आकार के युग्मक डिक्टियोटा। फिर यदि हम ऊगैमी की बात करें तो अचल अंडाणु और चलायमान शुक्राणु होते हैं, एग्जाम्पल आता है फ्यूकस। युग्मकों का संलयन जल में या अंडानी यानी ऊगोनियम में होता है। युग्मक सामान्यतः पायरिफॉर्म आकार के और पार्श्व फ्लैजेला युक्त होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की बात हो रही है यहाँ पे। फियोफाइसी में लैंगिक जनन 3 रूप में मिलते हैं, आइसोगैमी इसके एक्टोकार्पस में, एनेसोगैमी डिक्टियोटा में, और ऊगैमी फ्यूकस में। देखिए, ऊगैमी जो है ना उसमें एक बड़ा अचल मादा युग्मक होता है यानी अंडाणु, और छोटा चलायमान नर युग्मक होता है यानी कि शुक्राणु। तो इनका संलयन या तो जल में होता है या अंडधानी यानी ऊगोनियम के भीतर, जिससे युग्मज बनता है यानी जैगोट बनता है। ओके, आगे आते हैं उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। समान उदाहरण में आता है एक्टोकार्पस जो कि तंतुमय रूप होता है, समयुग्मकी लैंगिक जनन होता है इसमें। डिक्टियोटा की बात करें तो पत्तीदार संरचना है, असमयुग्मकी जनन होता है। लेमिनेरिया की बात करें तो बड़े पत्तीदार केल्प होते हैं, समुद्री तलों में पाए जाते हैं। सर्गैशम तैरने वाले समुद्री प्रजाति है, विशेष रूप से सर्गासो सागर में। ओके, फ्यूकस की बात करें तो विषम युग्मकी जनन होता है, इसमें जटिल संरचना वाला होता है फ्यूकस। तो यहाँ पे उदाहरण में ये सब कुछ दिया हुआ है। आगे आते हैं, आगे व्यवहारिक महत्व बताया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया है। लेमिनेरिया फ्यूकस से एल्जिन यानी एल्जिनेट्स से बोलते हैं वो प्राप्त होता है। सर्गैशम औषधीय और औद्योगिक उपयोगों में, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ये समुद्री जीवों को आश्रय यानी हैबिटेट और भोजन स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। जैसे कि देखिए, लेमिनेरिया और फ्यूकस से एल्जिन प्राप्त किए जाते हैं जिनका कि उपयोग खाद्य और औषधीय उद्योग में होता है। सर्गैशम की बात करें तो सर्गैशम औषधियों और जैव उत्पादों में काम आता है। ये जो शैवाल होते हैं वो समुद्री जीवों के लिए आश्रय और भोजन दोनों प्रदान करते हैं, जिससे कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। आगे आता है, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। पहला दिया हुआ है लेमिनेरिया का पिक्चर है, दूसरा फ्यूकस का पिक्चर है, तीसरा पिक्चर है डिक्टियोटा का। लेमिनेरिया में आप देख सकते हैं किस तरह बताया गया है, ये प्रपर्ण है, ठीक है, छत्रिका वृंत है, स्थापांग है। ओके, इसमें भी फ्यूकस में भी स्थापांग है, मध्य शिरा बताया है, प्रपर्ण बताया है, वायु ब्लैडर बताया है यानी एयर ब्लैडर जिसे बोलते हैं। डिक्टियोटा में छत्रिका वृंत दिया हुआ है, प्रपर्ण दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है, आप ये समझ भी सकते हैं, पिक्चर से भी आ सकते हैं कि ये कौन सा एल्गी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष सारांश। फ्यूफाइसी के सदस्य मुख्यतः समुद्री भूरे शैवाल हैं, ठीक है, रंग जैतूनी से हरे भूरे तक। फ्यूकोजैथी के कारण कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज के ऊपर एल्जिन की जिलेटिनिक परत होती है। भंडारण पदार्थ लेमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। जनन तीनों प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। उदाहरण में है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गैशम एंड फ्यूकस।
पारिस्थितिक रूप से यह वर्ग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक तरह से सारांश में हम कहें तो ये कुछ वैसा, क्लोरोफाइसी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही फियोफाइसी। हम लास्ट में इसका पता है कंपैरिजन भी देखेंगे, ठीक है, तीनों का कंपैरिजन। रोडोफाइसी नेक्स्ट वीडियो रहेगा रोडोफाइसी का, वो आप देखिएगा। तो संक्षेप में कहा जाए तो फियोफाइसी समुद्री पारिस्थितिक के हरे भूरे स्तंभ है। ओके, इनका रंग फ्यूकोजैंथिन के कारण भूरा, कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज और एल्जिन से युक्त होता है। भंडारण पदार्थ में लैमिनरीन और मैनिटोल आता है। और जनक तीनों प्रकार का होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सवाल जो होते हैं न केवल पारिस्थितिक दृष्टि से आवश्यक है बल्कि औद्योगिक रूप से भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू फियोफाइसी, फिर हमने देखा आकार की विशेषताएं, फिर हम उसके रंग व वर्णक देखें, फिर भंडारण पदार्थ व रासायनिक संगठन देखें, और उसके बाद हमने जनन के प्रकार समझे। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।